Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching ProTax अड्डा। दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसके अंदर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक हमने जितनी भी चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ी हैं उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो मेक श्योर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 के 6 लेक्चर बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके बाद ही आप इस लेक्चर सीरीज के ऊपर आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा तरीका क्या होगा, न्यूमेरिकल्स को करेगा मैं एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। इवन सीए इंटर में आए हुए जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम डील करेंगे। और जो आईसीएआई का मटेरियल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारे पास आईसीएआई का मटेरियल, ये भी हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है जो कि मई 2024 और नवंबर 2024 के लिए एप्लीकेबल है। हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। अभी जो क्वेश्चंस है वो थोड़े डिफरेंट है, उसके बाद हम इस बुक के भी न्यूमेरिकल्स लेते हुए चलेंगे। मतलब मैं पूरी तरीके से इस बुक को फॉलो करूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी क्या है कि मैं मेरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आऊंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद आप मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर नोट करूंगा तो थोड़ा टाइम जाएगा, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, वैसे ये 1 है। तो क्या है, मिस्टर राधे राधे हैज़ अ इनकम फ्रॉम सैलरी ₹5 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹7 लाख, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 5,99,999, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 9 lakhs एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 4,20,000। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉम्प्यूटेड। कॉम्प्यूटेड का मतलब है जितने भी मैंने पांचों हेड्स बताए ना, इन सब के अंदर जो भी डिडक्शंस वगैरह मिलने वाली थी वो सबके सब इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, ड्यूरिंग द ईयर अ सम ऑफ ₹80,000 क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर सुमित and the previous year losses which is set off from the other head ₹1,50,000। वो कह रहे हैं पिछले साल हमारी कोई इनकम थी जो इस साल हमारी इनकम में क्लब कर दी गई 80,000 रुपये का, और पिछले साल का लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ₹1,50,000। ही इज इन्वेस्टिंग इन एलिजिबल एरिया कवर्ड अंडर सेक्शन 80C to 80U दैट इज 2,20,000, यानी ये डिडक्शंस आपको दे रखी है 2,20,000 रुपए की। और हमसे पूछा है कंप्यूट करो उसकी टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC के अंदर हमको क्या निकालना है, न्यू टैक्स रिजिम से टैक्स निकाल के दिखाना है। तो चलिए दोस्तों इधर आ जाओ। देखो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होती है वो मैं आपके सामने स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सारे काम करेंगे, तो प्लीज एक बार यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, देखिए हम करने के लिए आ रहे हैं अपने पास सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपने पास सॉल्यूशन नंबर 1। इसके अंदर क्या मांगा गया है सर, इसके अंदर टैक्स की कंप्यूटेशन मांगी गई। क्या मांगी है, टैक्स की कंप्यूटेशन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो ऐसा है कि जब भी हम टैक्स निकालेंगे तो टैक्स से पहले हमको हमारी टोटल इनकम पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, टोटल इनकम। तो पहले हम टोटल इनकम का प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, जो वो पढ़ाया था ना आपको सेक्शन नंबर 14, वो हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मेट ड्रॉ करूँगा सबसे पहले। तो फॉर्मेट में किस तरह से काम करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राधे राधे। हम मिस्टर राधे राधे का क्या कर रहे हैं, इनकम कंप्यूट कर रहे हैं। और किस प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24, जिसके ब्रैकेट में मैं लिखूंगा असेसमेंट ईयर 24-25, क्योंकि जिस साल हम कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ये जो हमें हमारी इनकम की डिटेल दे रखी है 2023-24 की दे रखी है, तो उसकी इनकम को हम असेस अगले साल करते हैं, यानी ईयर 24-25 में हम उसकी इनकम को क्या करेंगे, असेस करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राधे फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। तो अभी हम अपने पास क्या बना रहे हैं, इनकम की कंप्यूटेशन शीट बना रहे हैं, और उसके जो जो हमारे फॉर्मेट्स है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या था फॉर्मेट, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। बताओ सेक्शन क्या था सर, सेक्शन था 15 to 17। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में आप लोग प्लीज देखकर बताइए, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी कितना आपको दे रखा है, सर ये दे रखा है हमें 5 लाख रुपीज। तो आप यहां पर लिख देंगे ₹5 लाख। कितना लिख देंगे, ₹5 लाख। इसके बाद आप लिखेंगे इनकम अंडर द हेड्स ऑफ
हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 22 टू 27। और अगर हम अपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात करें तो ये हमको दे रखा है 7 लाख रुपीस का। कितना दे रखा है? 7 लाख रुपीस दे रखा है। इसके बाद इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल, वैसे कैपिटल की नहीं, पीजीबीपी पहले आता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन नंबर 28 टू 44 DB। ये आपको कितना दे रखा है? सर ये हमको दे रखा है पीजीबीपी की इनकम 9 लाख रुपीस। तो लो भाई 9 लाख रुपए की हमारी पीजीबीपी की इनकम है। इसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल गेन इनकम। सर क्या हम जब कंप्यूटेशन शीट बनाएंगे तो कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं कर सकते 5 हेड्स ऑफ इनकम में? बिल्कुल भी नहीं, और सोचना भी नहीं। जो जिस फॉर्मेट में बताएगा उसी फॉर्मेट में करना है, क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हो। लॉ में एक कॉमा से भी बहुत बड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है, तो आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे, जितना था हाथों से प्रैक्टिस लाओगे, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स, सेक्शन आएगा इसमें 45 टू 55A, ठीक है। और ये हमको दे रखा है 5,99,999, 5,99,999 का आपको दे रखा है। इसके बाद आता है हमारे पास इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस, सेक्शन 56 टू 59, 56 से लेकर 49 तक। ये हमको दे रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 4,20,000। कितना दे रखा है बताओ? 4,20,000। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सर हमको मिलता है टोटल हेड्स ऑफ इनकम, टोटल हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। टोटल हेड्स ऑफ इनकम मिलता है। इसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं। सर क्या ऐड करते हैं बताइए? ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या ऐड करते हैं बताओ? क्लबिंग ऑफ इनकम। सेक्शन क्या बताइए? सर सेक्शन है 60 टू 65। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्लबिंग ऑफ इनकम आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए। लो भाई 80,000 रुपए दे रखा है, मैंने 80,000 रुपए यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद इसमें से लेस करते हैं। सर हाँ हमें याद आ गया फॉर्मेट, लेस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके लिए हम सेक्शन यूज करते हैं सेक्शन 70 टू 74, 70 टू 74। इसमें कितना है हमारा लॉस? सर 1.5 लाख रुपए का है, तो ये 1,50,000 रुपीज आपके माइनस में चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी माइनस आओ तो माइनस से लिखते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल में ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। जब हम ये चीजें एडलेस करेंगे तो हमको मिलेगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलेगी बताइए? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से हम लेस करते हैं। सर क्या लेस करते हैं? हम लेस करते हैं डिडक्शंस चैप्टर 6A। दोस्तों ये चीज मैंने फॉर्मेट में नहीं लिखवाई थी, अभी लिखवा रहा हूं, क्योंकि जो डिडक्शन वाला चैप्टर है ना वो इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A में दे रखे, तो अभी से हम ये प्रैक्टिस में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डिडक्शन चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ठीक है। 80C से लेकर 80U तक चैप्टर नंबर 6A जो डिडक्शन दे रखा है। क्वेश्चन में हमको डिडक्शन दे रखी है 2,20,000 रुपए। कितनी दे रखी है? 2,20,000 रुपीज। तो हम माइनस करेंगे 2,20,000 रुपए, और माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड नेट टोटल इनकम। माइनस करने के बाद क्या आएगी बताइए? नेट टोटल इनकम आएगी, ठीक है। अब हम कंप्यूटेशन करते हैं, ठीक है। आप ऐसे देख लिए, 7 और 5 हो गए 12, 12 और 9 हो गए हमारे 21। तो लो भाई 21 लाख का तो काम हमने वैसे ही कर दिया। तो एक बार फिर भी चेक कर लूँ। हाँ सर बिल्कुल सही है, 16 5 21 और 5,99,999 प्लस 4,20,000, तो ये आपका आ गया 31 लाख। ये रुपीज़ में लिखूंगा 31,19,999, ठीक है। चलिए मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक करूँगा, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर अगर गलती होगी तो कोई बताने वाला नहीं है, तो इसलिए मुझे हर चीज़ बहुत सोच समझ के करनी है। तो चलिए हम फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ये लीजिए, हाँ इतना ही आ रहा है। उसमें हम ऐड करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम और माइनस कर देंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो ये आपका आ जाएगा 30,49,999, ठीक है। फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे 2,20,000, तो ये हमारे पास आ जाएगी इनकम
28,29,999। कितनी आ जाएगी? 28,29,999। अब आपके मन में क्वेश्चन हो, सर ये तो बड़ा अटपटी सी फिगर आई है, हमें याद आ रहा है हमें सेक्शन कराया था 288A। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो बोला दोस्तों पीछे ही क्लासे पूरी देख कर आओ, तभी इस वीडियो पर आओगे तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि पीछे ये वीडियो कहीं ना कहीं हमारे इंटरलिंक होते हैं अगली वीडियो से। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे सेक्शन नंबर 288A, ठीक है, जो कि था NTI की राउंड ऑफ करने वाली चीज़। तो आपको याद आ रहा है मैंने आपको NTI के राउंड ऑफ में क्या सिखाया था कि एज पर सेक्शन 288A net total income should be rounded off in the multiple of ₹10. If the last digit is 5 or more than 5, select a higher multiple of ₹10, and if the last digit is less than 5, select a lower multiple of ₹10. फॉर दिस पर्पज पैसा शैल बी इग्नोर। फिलहाल तो इसमें पैसा है नहीं, मुझे लास्ट वाले डिजिट में क्या चाहिए? 0 चाहिए। अगर देखा है तो 99 का मल्टीपल हायर क्या होगा? 100 होगा, यानी ये वाली फिगर हमारी जो है उसमें 1 रुपये जोड़ दो तो ये एक राउंड फिगर बन जाती है ₹28,30,000। यानी हम जो अपने पास टैक्स निकालेंगे वो 29,30,000 रुपए की इनकम के ऊपर निकालेंगे। तो अभी हमने क्या किया, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने अपने पास कंप्यूटेशन शीट बना ली, और कंप्यूटेशन शीट में मैंने क्या निकाल लिया अपने पास? नेट टोटल इनकम यानी NTI मैंने अपने पास निकाल लिया। बोलो क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे? टैक्स निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि टैक्स निकालते वक्त आपको न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करना है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115BAC को फॉलो करना है, तो हम वो वाला स्लैब लगाएंगे। अब ये बताइए कि वो वाला जो स्लैब था, मेरा सभी लोगों से क्वेश्चन है, और प्लीज सभी लोग क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है? जो भी लोग हैं वो प्लीज पार्टिसिपेट करें। मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता दो कि जब हम न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करते हैं सेक्शन 115BAC वाली, तो वो कौन कौन से पर्सन्स पर एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि पर्सन के सेक्शन 231 में पर्सन को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो बस ये बताओ कि कौन कौन से लोगों के ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल होता है, मतलब न्यू टैक्स रिजिम कौन कौन फॉलो कर सकते हैं, उसके नाम मुझे कॉमेंट करके बता दो, ठीक है? टाइप करने से क्या होगा जानते हो, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स बड़े लॉयल हैं और मेरी बात को कंसीडर कर रहे हैं। अदरवाइज तो कोई बात नहीं, जैसे बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? चलिए, करना हो तो प्लीज़ कर देना, ठीक है? आइए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे और अब हम बनाएंगे अपने पास क्या? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राधे। हम मिस्टर राधे की क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24, और ब्रैकेट में लिखेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25। ये हमारा असेसमेंट ईयर है। तो अब हम निकालेंगे इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन, और वो भी कौन से निकालेंगे? अंडर न्यू टैक्स रिजिम से निकालेंगे। तो मैं जब न्यू टैक्स रिजिम लिखूंगा तो यहां नहीं लिखूंगा, मैं स्टार डाल के यहां पर लिखूंगा न्यू या फिर डिफॉल्ट। क्या लिखूंगा? न्यू या फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ठीक है? अंडर सेक्शन 115BAC। अब हम जो अपने पास टैक्स निकालेंगे वो न्यू टैक्स रिजिम से निकालेंगे, जो कि सेक्शन 115BAC के अंदर गिवन है, ठीक है? चलिए, अब जब हम न्यू टैक्स रिजिम से टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे तो बस आप मुझे ये बता दीजिए कि इसके अंदर हमारा स्लैब क्या होता था। तो सर स्लैब होता था, पहले 3 लाख माफ होते थे, फिर 3 लाख से लेकर 6 लाख के ऊपर 5% रेट लगता था, फिर 6 लाख से लेकर 9 लाख के ऊपर हमारा 10% का रेट होता था, 9 लाख से 12 लाख के ऊपर 15% का रेट होता था, 12 लाख से 15 लाख के ऊपर के बीच का जो हमारा 12 से 15 बोल दिया ना मैंने, चलो ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा ना पजल हो गया, ठीक है? चलिए आओ यहाँ लिख कर दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि पहले फर्स्ट ₹3 लाख, पहले 3 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, नील। इसके बाद आपको 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक। अच्छा बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? सर डिफरेंस हुआ 3 लाख। तो जो ये 3 लाख है इसके ऊपर आपका रेट है कितना बताइए? 5%। कितना रेट है आपका? 5% है। तो 5% आप निकाल दो, ये आपका रहेगा 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। इसके बाद
6,01,000 से लेकर 9 लाख रुपए तक, 9 लाख रुपीज़ तक के बीच का डिफरेंस कितना है सर? ये डिफरेंस है 3 लाख रुपए का। इस 3 लाख के ऊपर आप रेट लगाएंगे 10%, जो कि आपका आ जाएगा 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। इसके बाद 9 लाख रुपीज़ 1 से लेकर आपके 12 लाख रुपीज़ तक आपका जो डिफरेंस है वो आ रहा है आपका 3 लाख रुपए, और इस 3 लाख रुपए के ऊपर रेट रहेगा 15%। 3 लाख का 15% होता है 45,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपये। इसके बाद 12,01,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है सर? वो है 3 लाख रुपए, और इस पर रेट लगता है आपका 20%। तो 3 लाख का 20% होता है 60,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60,000 रुपीज़। इसके बाद 15,01,000 से लेकर जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? हमारी इनकम है 28,30,000 रुपये, तो मुझे बताएंगे 15 लाख से कितना ऊपर है? 15 लाख से ये कितना ऊपर है सर? ये 15 लाख से जो हमें लगता है ऊपर है वो है 13,30,000। कितना? 13,30,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 15 लाख से लेकर 28,30,000 रुपये, 28,30,000। अब बताइए इनके बीच का डिफरेंस कितना है सर? ये बनेगा 13,30,000। तो लीजिए रुपीज़ 13,30,000 के ऊपर जो रेट लगेगा, 13,30,000 के ऊपर जो रेट लगेगा वो लगेगा 30% के हिसाब से। तो 13,30,000 पे हम 30% निकाल देते हैं। लीजिए 13,30,000 का 30% निकालेंगे तो ये आएगा 3,99,000, 3,99,000। अब हम इन सब टैक्स को जोड़ देते हैं, तो 3,99,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, तो ये आपका आ गया 5,49,000 रुपीज़। 5,49,000 रुपीज़ हमारी टैक्स लायबिलिटी आई है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सरकार ये बोलती है कि जो हमने गवर्नमेंट स्कूल्स खोले हुए हैं, हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, तो इनमें खर्चा पानी लगता है, स्टाफ का, एडमिनिस्ट्रेशन का, नॉन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सब कहाँ से आएंगे? हम टैक्स पेयर से लेंगे। और टैक्स पेयर को बोलेंगे जो तुम्हारा टैक्स आया ना, इनकम टैक्स, उसके ऊपर 4% तुम हेल्थ एजुकेशन सेस दे दो। क्या दे दो? हेल्थ एजुकेशन सेस। ये इन एडिशन में होता है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, ठीक है। तो 5,49,000 का, 5,49,000 रुपए का 4% निकाला तो 21,960 रुपए है। कितना आया? 21,960। यस, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आपका रहेगा 960, 9 और 1 10, 6 और 1 7, 5,70,960 रुपए। ये जो 5,70,960 रुपए आए, दिस इज आवर टैक्स लायबिलिटी, जो हमको सरकार को पे करनी होगी, और सुनो मेरी बात, अब हम साथ के साथ ना कुछ चीज़ें सोचते हैं। सर क्या सोचेंगे? देखिए क्या होता है कि जब हम ये टैक्स पे करते हैं ना, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम ये टैक्स पे करते हैं तो उसके लिए हमको एक रिटर्न फाइल करनी होती है। क्या फाइल करनी होती है? रिटर्न। सर रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना? नहीं दोस्तों, वैसे इसकी स्पेलिंग आर से ही शुरू होती है, रिटर्न जो वापस वाला होता है, बट मीनिंग उसका होता है रिटर्न, मतलब लिखित में। देखो आपने जो ईयर 2023-24 में इनकम कमाई है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखित में बताना पड़ेगा कि सर हमने इस साल इतनी इनकम कमाई है, तो लिखित में हम ये वाला ब्यौरा देंगे, ये कंप्यूटेशन शीट तैयार करेंगे और उसके ऊपर हम टैक्स इस तरीके से निकालेंगे। तो ये सारी जानकारी हमको सरकार को देनी भी तो पड़ेगी भाई। ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी, ये सरकार को देनी भी तो पड़ेगी। और जब हम सरकार को जानकारी देंगे तो वो लिखित में देंगे, और लिखित में जानकारी देने को ही बोलते हैं क्या? रिटर्न ऑफ इनकम। भाई एक मिनट सुनो, थोड़ा सोना बंद करो, इधर ध्यान दो। रिटर्न ऑफ इनकम बोलते हैं, यानी जब कोई इंसान लिखित में कोई ब्यौरा देता है तो उसी को कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम। सर क्या ये देना जरूरी है? अरे भाई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी है। जिंदगी में हर चीज जरूरी होगी तभी करोगे, या कुछ वैसे भी कर लोगे? सर वी आर इंडियंस, जब तक मैंडेटरी नहीं होता हम तो मैंडेटरी में भी सोचते हैं कि हम करें या ना करें। सर आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप इंडियन नहीं हो? आप नहीं समझते? अरे मैं समझता हूँ, लेकिन वीगन टीचर मैं बोल नहीं सकता ना,
बाकी तुम समझदार हो, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इनकम हमको फाइल करनी मैंडेटरी होती है। क्या होती है? मैंडेटरी होती है। तो सर एक बात बताइए, रिटर्न ऑफ इनकम सभी लोग भरते हैं? जितना भी टैक्स, जो लोग इंसान टैक्स भरते हैं सब भरते होंगे? यस दोस्तों, सभी लोग अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। सर आईटीआर को फाइल करने के क्या कुछ फॉर्म नंबर्स वगैरह होते हैं या एक ही होता है जिसमें सभी लोग करते हैं? मुकेश अंबानी या मैं, हम सब एक ही फॉर्म में भरेंगे? नहीं दोस्तों, इसके टोटल 7 फॉर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 फॉर्मेट्स के अंदर ITR दे रखी है। लेकिन हमको सातों के सातों फॉर्मेट नहीं करने होते, हमको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करना होता है। देखिए, अगर किसी इंसान की सैलरी से इनकम है, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी इंसान की सैलरी से इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और उसके अदर सोर्स से इनकम है, अगर इन 3 जगहों से उसकी इनकम हो रही है तो वो ITR 1 फाइल करेगा। वो क्या फाइल करेगा? ITR 1 फाइल करेगा। तो सर एक बात बताइए, इस इंसान की तो 5 से इनकम हो रही है, ये क्या करेगा? तो दोस्तों ऐसे में जब इसकी PGBP और कैपिटल गेन से इनकम हो रही है तो इसके लिए ITR नंबर 3 चूज किया जाएगा। ये ITR 3 से अपनी रिटर्न को फाइल करेगा। आ रही बात समझे? बट ये हमारा आगे का टॉपिक है, बट क्योंकि अभी मुझे लगा मैं अगर अभी से बता दूंगा ना तो थोड़ा आपका दिमाग खुल जाएगा, आप चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो जब ये इंसान अपनी रिटर्न टैक्स पे करेगा तो गवर्नमेंट को इसको रिटर्न फाइल करके देनी पड़ेगी। रिटर्न के 7 फॉर्म होते हैं, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इंसान जिसके 5 से इनकम हो रही है ये अपनी रिटर्न भरेगा ITR नंबर 4, ठीक है। क्योंकि कल को हमें क्लाइंट को ये एडवाइस भी करेंगे तुम्हें कौन सा फॉर्म भरना है। जब आप ITR की रिटर्न फाइल करें, प्लीज 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 ध्यान दो, इधर हेलो इधर, जब आप रिटर्न को फाइल करेंगे तो उस वक्त वो आपसे पूछेगा, फॉर्म पूछेगा कि क्या आपको ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करनी है या आपको न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करनी है। दोस्तों जो मैंने भी स्टेटमेंट बोली वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। तो सर आपने क्यों बोली? जिससे दिमाग थोड़ा अलर्ट हो जाए। जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका टैक्स निकलेगा न्यू वाले से। बाय डिफॉल्ट किससे निकलेगा? न्यू वाले से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा टैक्स निकले पुराने वाले से, मेरा टैक्स निकले पुराने वाले से, तो आपको फॉर्म के अंदर उसको नो करना पड़ेगा कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को फॉलो नहीं करना चाहते, आप नो कर दीजिए। तो उस केस में आपको जो टैक्स निकलेगा वो पुराने वाले टैक्स रिजिम से निकल जाएगा। सर इसका मतलब जिस तरह हमारे फोन में कुछ रिंगटोन्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आती है, अगर हम ये चेंज करने तो सेटिंग में जाकर उसको चेंज करते हैं, वैसे ही ITR के अंदर ये वाला पॉपअप बाय डिफॉल्ट होता है? आंसर इज यस। इसीलिए तो इस न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम भी बोला जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इनेबल ऑप्शन होता है। आप चाहते हैं कि नहीं हम पुराने वाले स्ट्रक्चर से टैक्स पे करें तो आपको इसे डिसेबल करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा, तब फिर आपको जो टैक्स निकलेगा वो ओल्ड टैक्स रिजिम से निकलेगा। तो सर एक काम करो ना, इसी क्वेश्चन में हमको ओल्ड टैक्स रिजिम पे निकाल के दिखा दो तो हमारा दिमाग और ज्यादा खुल जाएगा। तो दोस्तों एक बार अपने पुराने नोट्स देखो, जब मैंने आपको लास्ट 2 क्लास पहले क्या कराया था, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम कराया था। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 3 स्लैब होते थे। कितने? 3 स्लैब। क्वेश्चन को देखकर बताओ क्या क्वेश्चन के अंदर एज दे रखी है राधे राधे जी की? नहीं दे रखी। तो ऐसे में उनके लिए स्लैब नंबर 1, क्योंकि वही एक इन जनरल स्लैब होता है, वो वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने पास ओल्ड टैक्स रिजिम से टैक्स निकालूंगा। ओल्ड टैक्स रिजिम, अच्छा ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 3 स्लैब होते थे। स्लैब 1 इन जनरल होता था। स्लैब 2 के लिए कंडीशन होती थी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए प्लस 60 ईयर और मोर उसकी एज होनी चाहिए। और स्लैब नंबर 3 के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा। तो अभी हमारे राधे राधे जी की एज हमको नहीं पता, इसलिए हम स्लैब नंबर 1 मानेंगे हमेशा, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम स्लैब नंबर 1, ठीक है। अब हम इससे अपना टैक्स निकालेंगे और देखेंगे कि बीइंग अ टैक्स पेयर हम कौन सा वाला रिजिम फॉलो करें, मैं उसको क्या सजेस्ट करूं, ठीक है। ध्यान दो, देखिए क्या है, पुराने वाले टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर बोला गया है कि पहले 2.5 लाख, फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, निल। इसके बाद 2.5 लाख से लेकर 200, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज एक बार 2 क्लास पहले वाली वीडियो जरूर देखना, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना हर क्लास को अच्छे से देखोगे तभी आपको अगली क्लास समझ आएगी। तो प्लीज दोस्तों मेरी बात को समझा करो, ठीक है। तो अगले 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच जो तुम्हारी इनकम है उसके ऊपर रेट लगेगा 5%। मुझे बताइए 2.5 लाख से 5 लाख के बीच का डिफरेंस कितना होता है? सर 2.5 लाख होता है। तो यानी जो अगले 2.5 लाख हैं, ये जो अगले 2.5 लाख है इस पे लगेगा आपका 5%, जो क्या आएगा 12,500। कितना आएगा? 12,500, ठीक है। ये लीजिए, पहले 2.5 लाख पे क्या था? नील था। फिर अगले 2.5 से 5 के बीच का डिफरेंस था 2.5 लाख, उसके ऊपर क्या रेट है? 5%। तो 2.5 लाख का 5% कितना आया? 12,500। इसके बाद
इसके बाद 5,01,000 से लेकर, ये 2,50,000 था, ये भी 5,01,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के बीच का डिफरेंस कितना है सर? 5 लाख है। इस 5 लाख के ऊपर क्या रेट था बताइए सर? रेट था 20%। दोस्तों 5 के बाद 10 मत बोल देना, वो तो न्यू टैक्स रिजिम में था। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप प्लीज नोट्स देखो पीछे जाके, 5 से 20 था, 5, 20 और 30 था रेट, ठीक है। तो इस 5 लाख के ऊपर रेट क्या लगेगा? 20%। तो 5 लाख का 20% हुआ हमारा 1 लाख रुपए। कितना हुआ? 1 लाख रुपीज। इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है, 10 लाख 1 रुपीज से लेकर, 10 लाख 1 रुपीज से लेकर, अब ये बताइए 10 लाख से ऊपर पर कितना है सर? इनकम है 28,30,000। कितनी इनकम है? 28,30,000। उसके ऊपर कितना है? 10 लाख के ऊपर, यानी 10 लाख से लेकर 28,30,000 के बीच में जो इनकम है उस पर रेट लगेगा 30%। कितना? 30%। तो 28 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका रहेगा 18,30,000 के ऊपर रेट है आपका 30%। 18,30,000 के ऊपर रेट है 30%। दिस इज 5,49,000 रुपीज। 5,49,000 रुपीज। मैं फिर से एक बार करके देख लेता हूँ। 18,30,000 के ऊपर 30%, यस 5,49,000 रुपीज प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो आपका टैक्स बना 6,61,500। और ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है, इसमें हम ऐड करेंगे क्या? हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो इसका हम निकालेंगे 4%। दिस इज 26,460 रुपीज़। इसको ऐड करेंगे 6,61,500 रुपये के अंदर, तो ये आपका देगा रुपीज़ 6,87,960। सो दिस इज माई टैक्स लायबिलिटी। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जो हमारा न्यू टैक्स रिजिम है इसके अंदर टैक्स आ रहा है 5,70,960 रुपए का, और जो ओल्ड टैक्स रिजिम है इससे मेरा टैक्स आ रहा है 6,87,960 रुपीज़ का। इसका मतलब मुझे ये समझ आता है कि अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करूंगा तो मेरा टैक्स कम बन रहा है, तो मैं मेरे क्लाइंट को एडवाइस करूंगा कि भाई तुम्हारा मैं टैक्स सेव कर दूंगा। उसको आप बताएंगे तुम्हारा टैक्स बन रहा है 6,87,960, फिर वो कहेगा सर टैक्स तो बहुत ज़्यादा बन गया ये वो, तो आप बोलना अच्छा ऐसा है, ओके मैं कुछ देखता हूँ, कल बात करेंगे, ऐसे बोलना। क्लाइंट को लगेगा बड़ा सीरियस मैटर है, क्लाइंट जैसे ही जाएगा वैसे आप यूँ तर, ठीक है, लेकिन आप उसे तुरंत फ़ोन नहीं करेंगे, आप उसे एक दिन बात करेंगे और कहेंगे भाई साहब बड़ी मुश्किलों से सारी छानबीन करके हमने आपका टैक्स निकाल दिया 5,70,960, यानी मैंने आपकी टैक्स सेविंग कराई है। अगर आपको मैं ना बोलता तो आप टैक्स देते 6,87,960, मैंने तुम्हारा टैक्स बचाया 5 लाख, अब मैंने तुम्हारा टैक्स कर दिया 5,70,960, 1,17,000 का टैक्स बचाया। कितना? 1,17,000 का तुम्हारा टैक्स बचाया। तो जब 1,17,000 का टैक्स बचाया तो आप उसको क्या बोलोगे कि एक काम करो 50-50 कर लें, चलो 50 नहीं, चलो क्लाइंट गुस्सा हो जाएगा नहीं तो एकदम से, आप एक काम करिए इसमें से 17,000 मेरे, कितने? 17,000 टैक्स प्लानिंग के मेरे। वैसे मैंने बहुत कम बताया आपको, एक राउंड फिगर, क्योंकि 1,17,000 है ना, तो 1 लाख क्लाइंट का बच गया, 17,000 वो मुझे फीस दे देगा इस काम को करने के। जबकि रियलिटी में ये काम तो 2 मिनट का भी नहीं था, लेकिन मैंने क्लाइंट को क्या दिखाया कि भाई मैंने बहुत बड़ी तुम्हारी टैक्स सेविंग की है, बहुत बड़ी टैक्स सेविंग। तो क्लाइंट मुझसे खुश हो जाएगा, और ये समझिए क्लाइंट हर जगह ढिंढोरा पीटेगा। क्लाइंट अपने दोस्तों में कलीग्स में बताएगा भाई मेरा चार्टेड अकाउंटेंट या मेरा अकाउंटेंट इतना ज़्यादा अच्छा इंसान है, मेरा 1,17,000 का टैक्स बचा दिया, इससे मेरे क्लाइंट्स बढ़ेंगे। मैं क्लाइंट को थोड़ी बताऊंगा कि तुम्हें पता है तुम्हारा पास ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम होता है, तुमने शिवम सर की क्लासेस देखी नहीं देखी है, उसको मत दे देना ये लिंक तुम्हारा क्लाइंट भाग जाएगा नहीं तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से क्लाइंट से बोलना है। भाई ऐसे तो मीठी मीठी बातें करके क्लाइंट को बनाना होता है, और हमको जॉब थोड़ी करनी ज़िंदगी भर, हमको तो अपना खुद का बिजनेस इसी चीज़ के अंदर करना है, हमारे पास भी क्लाइंट्स हो, तो हमें बचपन से ये चीज़ें सिखानी चाहिए। बचपन ही तो है आपका टैक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, हो सकता है कमेंट करके कि सर डिडक्शन तो न्यू टैक्स रिजिम में दी नहीं जाती थी। आप क्वेश्चन की लाइन को ध्यान से पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ये डिडक्शन है ना, ये वाली 2,20,000 रुपये की, ये डिडक्शन जो है वो 80CCD (2)
के अंदर दी गई है। और आपको मैंने बताया था कि न्यू टैक्स रिजिम वालों को 3 डिडक्शन अलाउ होती है। वैसे 80cc 80U अलाउ नहीं होती, सिर्फ 3 अलाउ होती है, 80cc-D2, 80cc-H2 और एक 80JJAA। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं उसमें अलाउ होती हैं। बोलो बात समझ आइए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसमें स्लैब रेट भी आएगा और फ्लैट रेट भी आएगा। याद है ना, थ्योरी में हमने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि फ्लैट रेट क्या क्या चीज़ें होती हैं और स्लैब क्या क्या होती हैं। तो अब एक ही क्वेश्चन में आपको स्लैब भी लगाना पड़ेगा और फ्लैट रेट वाली भी इनकम आपको टैक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लो, उसको नोट करो, उसके बाद इस सोल्यूशन को देखते चलिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ क्वेश्चन को ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जितना अच्छा क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी क्लियरिटी आपको मिलेगी। मिस राधा रानी हैज़ अ इनकम फ्रॉम सैलरी ₹7 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹20,000, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन की इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। LTCG 112 2 लाख रुपए, STCG 111A 4 लाख, LTCG 112A 1.5 लाख और इनकम फ्रॉम PGBP 1 लाख एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,80,000 रुपीज एंड 5 लाख विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। चलो भाई ठीक है, इसमें नई चीज़ जो दे रखी थी वो LTCG, STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, और एक और नई चीज़ है दैट इज विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर अ सम ऑफ ₹1,80,000 क्लब इन द इनकम ऑफ मिस्टर सुमित एंड प्रीवियस ईयर लॉसेस विच इज सेट ऑफ फ्रॉम अदर हैंड ऑफ इनकम ₹50,000। यानी आपको क्लबिंग ऑफ इनकम दे रखा है 1,80,000 रुपए और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड दे रखा है आपको 50,000 रुपए। ही इज एलिजिबल फॉर गेटिंग डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम 2,90,000 रुपए। अब आप ब्रैकेट में भी देख लो, लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 80cc-H2। 80cc-H2 जो है वो मेरी कौन सी होती है बताइए? ये होती है अग्निपथ स्कीम होल्डर्स। सर ये क्या होता है? देखो जब हम डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। अभी ऐसे समझो सिर्फ ये डिडक्शन जो अग्निपथ होल्डर्स को दी जाती है। अग्निपथ स्कीम जो आई थी ना आर्मी वाली, उनको दी जाती है। अब ये जो अग्निपथ स्कीम है इसके अंदर आपको डिडक्शन मिलती है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, प्लीज कमेंट सेक्शन, बेटा जब न्यूमेरिकल होते कमेंट सेक्शन भर दिया करो, लाइक ठोक दिया करो और कमेंट भर दिया करो। सर लाइक ठोक दो, और आप पहली बार बोल रहे हो दोस्तों। लाइक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं ना यूट्यूब पे थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आपकी वीडियोस आ जाती हैं। वैसी वाली ट्रेंडिंग नहीं, बट ये होती है कि जब आप भी कोई टैक्स की सीरीज देखो तो उसमें मेरी वीडियो भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप लोगों से एक छोटा सा सपोर्ट मेरा यही होगा, पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो तो अच्छा लगता है, और कमेंट जब बोलता तो कर दिया करो, नहीं भी बोलूँ तो भी कर दो, ठीक है। तो अभी कमेंट करके आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इसको डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर यस, न्यू टैक्स रिजिम को आपने पहले ही समझाया था, कोई डिडक्शन 80cc-80U वाली नहीं मिलती, सिर्फ 3 मिलती है। कौन सी? 80cc-D ब्रैकेट में 2, 80cc-H ब्रैकेट में 2 और एक 80JJAA। ये 3 डिडक्शन आपके न्यू टैक्स रिजिम होल्डर को मिलती है, और जो ओल्ड टैक्स रिजिम होल्डर है उसको तो सारी मिलती है, 80cc लेकर 80U सारी की सारी मिल जाती है, ठीक है। सर क्या इस क्वेश्चन में भी आप हमें यही बोलोगे कि ओल्ड से निकालो, न्यू से निकालो, किससे टैक्स बच रहा है? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली हमको ना आगे के टैक्स कंसल्टेंट बनना है, और कंसल्टेंसी लेवल तक जाने के लिए आपके अंदर समझ होनी चाहिए टैक्स को बचाने की, और ये समझ मैं आपके अंदर चैप्टर नंबर 1 से ही डेवलप कर दूंगा। तो जब तक हम एंडिंग के चैप्टर में आएंगे आप तो प्रो लेवल के हो जाओगे, इसलिए इसका नाम प्रो टैक्स अड्डा रखा हुआ है। प्रो समझ रहे हो? प्रो लेवल, ठीक है। तो यही हम आपके साथ करने वाले हैं। तो अभी से हर चीज को टैक्स सेविंग टिप्स हम अभी से लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले ही काम करेंगे, हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट के ऊपर पहले हम क्या लिखेंगे? अपना पूरा चार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन नंबर 2 अब हम करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या? कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस राधा रानी। बोलो राधा रानी, ठीक है। मिस राधा रानी जी की हम क्या निकालने वाले हैं? टोटल इनकम निकालने हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24। तो आप लोग मुझे बताएंगे अगर हमारा प्रीवियस ईयर 2023-24 है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या आने वाला है? 24-25। तो ब्रैकेट में लिखूंगा इसका असेसमेंट ईयर
2024-25 इज द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस राधा रानी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। तो अब हम सेक्शन नंबर 14 का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो करेंगे। दोस्तों जितनी बार हाथों से फॉर्मेट को लिखोगे ना, वो फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा। और अगर इनकेस दिक्कत आ रही है तो मेरे साथ जब मैं लिखता हूं तो बोला करो, मुंह से जहां भी बैठो वहां से बोलो, तो सेक्शंस जितना मुंह से निकालते हो उतना लर्न हो जाता है आपको। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, सेक्शन नंबर 15 to 17, सेक्शन नंबर 15 से 17। सैलरी की इनकम अगर आप देखेंगे तो वो दे रखी है आपको 7 लाख रुपए, ये लीजिए 7 लाख रुपीज, ये हमने यहां लिख दिया। इसके बाद आता है हमारे पास इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 22 to 27। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, ये लीजिए 20,000 रुपये। इसके बाद आपको दे रखा है इनकम अंडर द हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, दैट इज सेक्शन नंबर 28 to 44 DB। ठीक है, ये आपको दे रखा है। और कितना दे रखा है ये आपको, यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दे रखी है 1 लाख रुपीज़ की। कितने रुपए बताइए सर, ये दे रखी है 1 लाख रुपीज़। इसके बाद आएंगे हम अपने पास इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन। अगला है आपका इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स। यहाँ पर हम सेक्शन यूज करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 45 to 55A। ठीक है, और ये कितना है, इसके टुकड़े दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज रुपीज 2 lakhs। कितना दे रखा आपको, 2 लाख रुपए दे रखा है। और सेक्शन कौन सा है, 112। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेक्शन, एक काम करते हैं यही ब्रैकेट में लिखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्शन नंबर 112। ये आपको कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। इसके बाद आपको और क्या दे रखा है, फिर हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A। ये हमको दे रखा है 4 लाख रुपीज। कितने रुपए, 4 लाख रुपए। इसके बाद आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A, सेक्शन 112A, दैट इज रुपीज 1,50,000, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। ठीक है, अब मेरी बात को जरा सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस में क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, ना याद हो रही तो पहले पिछली वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A वाली होती है, ये होती है लिस्टेड शेयर्स की, ये होती है यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की, ये होती है आपकी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की। अगर आप इसको 12 महीने के अंदर सेल कर देते हो तो होने वाला गेन शॉर्ट टर्म होगा, और 12 महीने के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन 112A तो 1 लाख तक रुपए की जो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है। याद है, पिछली क्लास के नोट्स देखना, सेक्शन 112A के अंदर 1.5 लाख रुपए दे रखा है, यानी 1 लाख रुपए तक की इनकम माफ है। जो 50,000 है उसके ऊपर 10% का रेट चार्ज होगा। अगर STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे होगा, हम एज्यूम करेंगे STT हैज बीन पेड, तो यानी 1.5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख तो उसमें माफ हो गए। दोस्तों प्लीज लास्ट क्लास याद करो प्लीज, 1 लाख रुपए इसमें क्या होता है आपके, माफ होता है। तो यहां पर हम 1.5 लाख नहीं लिखेंगे, यहां पर सिर्फ 50,000 लिखेंगे। जब 1 लाख रुपए माफ है, माफ का मतलब वो हमारी एग्जम्प्ट है, जो एग्जम्प्ट है, जो हमारी इनकम ही नहीं है। जब वो इनकम नहीं है तो हम उसे इनकम शीट में नहीं लिखेंगे। भाई जो चीज मेरी इनकम नहीं है उससे मैं इनकम शीट में क्यों लिखूं, अरे बात समझे। अगर मैंने लिख दी तो फिर वो एनटीआई का पार्ट बन जाएगा, और एनटीआई का पार्ट बना तो कहीं ना कहीं स्लैब या फ्लैट उस पर लग जाएगा। तो इसीलिए एग्जम्प्ट इनकम को हम लिखते नहीं है। तो ये 1.5 लाख नहीं लिखेंगे, हम 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस करके 50,000 लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस के 1 लाख रुपए, और टोटल करके तीनों का मैं बाहर लिख दूंगा।
यहाँ पर इसके सामने इनकम अंडर ऑफ कैपिटल गेन के सामने, तो 4 और 2 6, 6 और 50 6,50,000 रुपए, तो कैपिटल गेन का टोटल आ गया 6,50,000। दोस्तों फिर से याद कर लो, 1 लाख रुपए तक की कैपिटल क्या LTCG क्या होता था, माफ होता था 112A के अंदर। उसके बाद वाला क्या होता था, टैक्स होता था, वो भी किस रेट से, 10% की रेट से। ठीक है, चलिए सर, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस। ठीक है, अच्छा अदर सोर्सेस में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अगर कोई पकड़ पाया तो मुझे बताए, अगर कोई ट्विस्ट को पकड़ पाया हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी कमेंट करो, पता तो चले कि हमारे बच्चे कितने एक्टिव हैं, चीज़ को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। सर ट्विस्ट ये आया है कि अभी तक अदर सोर्स में एक ही इनकम का आप टोटल दे देते थे कंप्यूट करके, इस बार दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो नॉर्मल इनकम दे रखी है अदर सोर्सेज में, और एक उन्होंने विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, 2 टाइप की इनकम दे रखी है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें बनाएंगे, एक तो अदर सोर्स में जो हमारी नॉर्मल है और एक जो हमारी कैजुअल है। 1 मिनट सर, 1 मिनट, ये अपने कैजुअल इनकम जो लिखा वो क्या है, आपको याद होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 क्लॉज 9 के अंदर मैंने आपको कैजुअल इनकम की डेफिनेशन लिखवाई थी और उसमें बताया था कैजुअल इनकम मींस विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और हॉर्स रेसेस और विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, बैटिंग और एंटरटेनमेंट मीडिया प्रोग्राम, उन सबको क्या बोलते हैं, सेक्शन 2 सेक्शन 24 क्लॉज 9 के अकॉर्डिंग कैजुअल इनकम बोलते हैं। और कैजुअल इनकम पे सेक्शन 115 BB के अकॉर्डिंग 30% से टैक्स लगता है। तो अदर सोर्स में 2 टाइप की इनकम है, एक तो नॉर्मल है जिसपे स्लैब रेट लगेगा और एक एबनॉर्मल है, इसको एबनॉर्मल मतलब जो फ्लैट रेट होता है वो लगे, इसलिए हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर इससे पहले कभी क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इससे पहले हमेशा एक ही टाइप की इनकम होती थी, इस बार एक स्लैब वाली है एक फ्लैट वाली है, तो दोनों को मुझे अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, जिससे कंप्यूटेशन जब टैक्सी करेंगे तो हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल इनकम क्वेश्चन में आप देखिए प्लीज, आपको नॉर्मल इनकम दे रखी है अदर सोर्स की, दैट इज 1,80,000। नॉर्मल इनकम कितनी है, 1,80,000 रुपये। चलो इसको जस्ट इसके सामने लिखते हैं यहाँ पर 1,80,000। और जो हमारी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसिस है, ये वाली इनकम आपकी 5 लाख रुपीज़। कितनी है बताइए, 5 लाख रुपीज़। इन दोनों का टोटल करके हम लिख देंगे बाहर अदर सोर्स के सामने, तो ये आपका रहेगा 6,80,000 रुपये। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ गया, 6,80,000। 180 और 5 लाख को हमने ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करके क्या आता है बताइए सर, इन सबको ऐड करके आता है टोटल हेड्स ऑफ इनकम। क्या आता है बताइए, टोटल हेड्स ऑफ इनकम। तो अब एक काम करते हैं, हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो ये आपका रहेगा 7 और 1 8 और 8,20,000। तो लीजिए 8,20,000 प्लस 6,50,000 प्लस 6,80,000, दिस इज 21,50,000। आपकी टोटल हेड से कितनी आई, 21,50,000 रुपीज़। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सर क्या ऐड करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या ऐड करते हैं बताइए, क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 60 to 65। ठीक है, 60 to 65 क्लबिंग ऑफ इनकम। क्वेश्चन में आपको क्लबिंग ऑफ इनकम दे भी रखी है, दैट इज रुपीज 1,80,000। 1,80,000 रुपये की इनकम इसमें क्लब होगी यानी ऐड होगी। और इसमें हम माइनस करते हैं, लेस करते हैं क्या, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 70 to 74। और कितना माइनस है, अगर आप देखें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आपको दे रखा है 50,000 रुपये का, 50,000 रुपीज़ का। कितने रुपए का, 50,000 रुपये का। तो ये ऐड करके लेस कर दो, 21,50,000 में ऐड करेंगे 1,80,000 माइनस करेंगे 50,000 रुपीज़, दिस इज रुपीज़ 22,80,000 रुपीज़। ये हमारी क्या आ गई है, दिस इज कॉल्ड, अच्छा ये अभी पूरा नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। अब इस जीटीआई में से हम माइनस करेंगे क्या, लेस करेंगे क्या, डिडक्शंस। यहां से हम माइनस करेंगे अपने पास डिडक्शन एंड डिडक्शन चैप्टर, बताइए कौन सा चैप्टर था, रोमन नंबर वाला 6A लिखेंगे, वैसे मत लिख देना 6A, गलत हो जाएगा। लॉ में जिस तरह जो चीज लिखी जाती है वैसी लिखी जाती है। डिडक्शन चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80C
280U। आप बताइए क्वेश्चन के अंदर डिडक्शन आपको कितनी दे रखी थी, 2,90,000 रुपए की। तो लीजिए 2,90,000 रुपए हम यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड नेट टोटल इनकम। उसी को क्या बोलते हैं बताइए, नेट टोटल इनकम। तो अब हम करेंगे 22,80,000 में से माइनस 2,90,000, तो ये आपका आ जाएगा 19,90,000। यानी अब हम टैक्स जो निकालने वाले हैं वो 19,90,000 रुपए के ऊपर निकालने वाले हैं। 19,90,000 के ऊपर अब हम क्या निकालेंगे, टैक्स। तो अभी तक के काम के अंदर हमने तो सिर्फ एक नए तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट था। थोड़ा डिफरेंट क्या था, कैपिटल गेन के अंदर आप 3 चीजें आ गई हैं, अदर सोर्स में आप 2 चीजें आ गई, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल कॉमन है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर अभी हमने क्या निकाला, नेट टोटल इनकम। अब इस एनटीआई के ऊपर क्या निकालेंगे हम, टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बाय डिफॉल्ट बोला हुआ है आपको न्यू टैक्स रिजीम ही फॉलो करना है, तो उससे करके देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस राधा रानी फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 ब्रैकेट में असेसमेंट ईयर 24-25। दोस्तों थोड़ा बोर्ड पर भी ध्यान रखा करो, ये नहीं खाली नोट करने में लग गए आप लोग। कोशिश क्या करो, जब मैं समझा रहा हूँ तो नोट नहीं करो, आप चीज़ों को समझो, बाद में आराम से नोट कर लेना। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टैक्स अड्डा के चैनल से, प्रो टैक्स अड्डा के चैनल से, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी आप फोकस कर लो यहाँ लिखने पे। पता है यहाँ से मुझे एक किस्सा याद है मेरे एक स्टूडेंट का। हम क्लास में जनरली सबको यही बोलते हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि भाई प्लीज़ पहले देख लो बाद में नोट कर लेना, लेकिन कुछ लोग होते हैं धुरंधर, वो कहते हैं आपसे हमें क्या मतलब, आप बोलते रहो जो बोलना, हम तो वही करें जो हमें करना है। तो वो क्या करता था कि वो नोट करता रहता था और वो ऊपर नहीं देखता था बोर्ड की तरफ, वो नीचे बैठा नोट करता, आप पढ़ाते रहो वो नीचे बैठा नोट करता रहेगा बस। तो जब मैं बोल रहा था ना एक बार, तो जब मैं इस टाइप से हेडिंग डलवा रहा था तो मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर 2023 2023 टू 2024। तो उस बच्चे ने पता है क्या किया, वो इतना मतलब चतुर टाइप का था, उसने ऐसे लिखा 2023 टू 2024। अब ये बच्चा अगले दिन मेरे पास डाउट लेकर आता है और कहता है सर ये नहीं समझ आया, ये कौन सा कोड लिखा 2023-22-204। मैंने बोला था ना 2023 2023 टू 2024। तो ये इंसान ऊपर तो देख नहीं था बोर्ड पे, ये लिखे जा रहा था और लिखे ही जा रहा है, समझ कुछ नहीं रहा। तो इस टाइप की हरकत आपसे ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ना हो आप प्रो लेवल से प्रो का होल स्क्वायर बन जाओ, ठीक है, वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना। तो प्लीज़ थोड़ा सा बोर्ड पर भी ध्यान रखा करो। चलिए अब हम निकालेंगे अपने पास टैक्स की कैलकुलेशन, ठीक है। और टैक्स की कैलकुलेशन जो हम निकालेंगे दैट इज आर न्यू टैक्स रिजिम, ठीक है, न्यू टैक्स, या यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अभी आप देखिए इसमें इस क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंट चीज़ है। सर क्या डिफरेंट चीज़ है? देखिए डिफरेंट ये है कि अब की बार जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ स्लैब रेट ही नहीं लगेगा, उसमें फ्लैट रेट भी लगेगा। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ स्लैब रेट से काम नहीं हुआ, इसमें फ्लैट रेट वाली भी इनकम है और आपको फ्लैट रेट भी लगाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट बन चुका है अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो फॉर्मेट मैं तैयार कर रहा हूँ आपको उसी फॉर्मेट से काम करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेट टोटल इनकम रुपीज़ कितना है बताइए, 19,90,000। सेक्शन 288A लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी राउंड ऑफ है। तो 19,90,000 रुपये, इसको हम दो पार्ट में 1 एंड 2 दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। एक तरफ हम अपने पास लगाएंगे अपना स्लैब रेट, क्या लगाएंगे, स्लैब रेट। और स्लैब रेट किस पर निकलता है, नॉर्मल इनकम पे, यानी जो जो हमारी नॉर्मल इनकम है उन सब पे क्या लगेगा, स्लैब रेट। और जो एबनॉर्मल इनकम है उस पर लगेगा फ्लैट रेट। जो भी हमारी एबनॉर्मल इनकम है उस पर क्या लगेगा, फ्लैट रेट। तो यहां पर अगला लिखेंगे हम फ्लैट रेट। फ्लैट रेट किस पे लगेगा सर, ये लगेगा हमारी एबनॉर्मल इनकम के ऊपर, एबनॉर्मल इनकम के ऊपर, ठीक है। सर एबनॉर्मल इनकम कौन सी इनकम होती है? दोस्तों बड़ा सिंपल तरीका है, एबनॉर्मल इनकम वो इनकम होती है जिसके ऊपर स्लैब रेट
नहीं लगता। जिस जिस इनकम के ऊपर फ्लैट रेट लगता है वो सारी की सारी इनकम हमारी एबनॉर्मल इनकम कहलाती है। सर अब एक बात बताइए किस किस पर लगता है? अगर आप देखेंगे तो LTCG 112 ये फ्लैट रेट से टैक्स होती है, रेट आपको याद होना चाहिए 20%। HTCG 111A जो 4 लाख है ये टैक्स होगा आपका 15% से। LTCG सेक्शन 112A 1 लाख के बाद जो भी बचेगा 50,000 जो बचा है उसके ऊपर लगेगा 10% अगर STT पेड है तो। कैजुअल इनकम सेक्शन 115BB के अकॉर्डिंग इस पे लगेगा 30%। तो 1, 2, 3 एंड 4 इन 4 इनकम के ऊपर लगेगा फ्लैट रेट। कौन कौन सी सर एक बार फिर से बताओ? LTCG सेक्शन 112 2 लाख, HTCG 111A 4 लाख, LTCG 112A 50,000 और कैजुअल इनकम 5 लाख। इन 4 इनकम के ऊपर लगता है फ्लैट रेट। तो जिसके ऊपर फ्लैट रेट लगता है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है बताइए सर? वो कहलाती है हमारी फ्लैट रेट वाली इनकम या एबनॉर्मल इनकम। तो एक काम करते हैं, इस पूरे कंप्यूटेशन शीट से जो फ्लैट रेट वाली उसको मैं अलग कर देता हूँ, फ्लैट रेट वाली को अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो अलग कर देते हैं इसको, यहां से उठा के उधर ले देते हैं। फ्लैट रेट वाली में क्या क्या है बताइए सर? फ्लैट रेट वाली के अंदर एक तो आपका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बताइए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसमें जो सेक्शन यूज हो रहा है दैट इज सेक्शन 112। सेक्शन 112 इनकम कितनी बताइए? 2 लाख। चलो आप लोग मुझे जल्दी से बताओ, सेक्शन 112 के अंदर LTCG को टैक्स किया जाता है किस रेट से? लास्ट क्लास के क्वेश्चंस उठाओ, लास्ट क्लास की थ्योरी उठाओ, कितना था बताइए? 20%, 20%। यानी इसके ऊपर हमारा लग गया 40,000 रुपए। कितना टैक्स लग गया? 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए। इसके बाद अगला क्या हमारा? STCG सेक्शन है हमारा 111A। सेक्शन क्या बताइए? सेक्शन हमारा 111A। ये कितना है सर? ये आपको दे रखा है 4 लाख रुपए का। तो हम अच्छे से जानते हैं, लास्ट क्लास के नोट्स आप प्लीज देखिए। 4 लाख STCG 111A के ऊपर रेट लगता है 15%। और 4 लाख का 15% अगर आप निकालोगे वो आएगा आपका 60,000। इसके बाद आप LTCG निकालेंगे सेक्शन 112A। कितना? सेक्शन 112A। 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, कितना बचा? 50,000। 1.5 लाख में से 1 लाख गए तो कितना बचा? 50,000। इस 50,000 के ऊपर आपका रेट लगेगा 10%। कितना आ जाएगा ये सर? ये आपका आ जाएगा 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। और कौन सी फ्लैट रेट वाली इनकम है? कैजुअल इनकम। कितना? 5 लाख। इस पे भी फ्लैट रेट लगता है। कैजुअल इनकम सेक्शन 115BB जो कि हमारी 5 लाख। 5 लाख के ऊपर लगेगा 30%। कितना परसेंट? 30%। तो ये आपका कितना रहेगा सर? ये हमारा रहेगा 1,50,000 रुपीज, 1.5 लाख रुपए। इसका मतलब मैंने फ्लैट रेट पर पूरा सर एक मिनट सर कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी क्या? दोस्तों ऐसी बात मत करो। लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि फ्लैट और स्लैब में यही फर्क होता है। अगर कोई इनकम तुम्हारी स्लैब से टैक्स हो रही है तो उसमें आपको सर्टेन एग्जाम्शन, न्यू टैक्स रिजिम से 3 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में स्लैब 1 से 2.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम का स्लैब नंबर 2 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और स्लैब 3rd से 5 लाख तक नहीं लगेगा। तो स्लैब रेट का यही तो फायदा होता है कि कुछ इनकम के पोर्शन पे टैक्स ही नहीं लगता है, जबकि फ्लैट रेट वाली जितनी भी इनकम होगी उस पर आपका टैक्स लगेगा ही लगेगा। उस पर आपका टैक्स लगेगा, उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती। अगर आपने 2 लाख कमाए तो 2 लाख का 20% आपको देना ही पड़ेगा। आपने 4 लाख कमाए 60,000 आपको देना ही पड़ेगा। आपने 50,000 रुपए, देखिए 50,000 रुपए कमाए आपको 10% देना ही पड़ेगा। आपने कैजुअल इनकम 5 लाख रुपए कमाई आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। समझ रही बात? तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये आपका बनता है 40 और ये 1 लाख हो गया 2.5 लाख, तो ये आपका बना 2,55,000 रुपए। ये टैक्स कितना बना? 2,55,000 रुपए। मैं इसको नाम दूंगा टोटल, ब्रैकेट में लिखूंगा बी, मतलब बी पार्ट। ये हमारा ए पार्ट है, वो हमारा बी पार्ट है। तो बी पार्ट का टोटल आ गया 2,55,000 रुपए। अब हम करेंगे स्लैब रेट। स्लैब रेट किस पर लगता है? नॉर्मल इनकम के ऊपर लगता है। तो सर पहले हमें ये तो बताओ नॉर्मल इनकम कैसे निकलती है। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप एक काम करिए, अगर आप नॉर्मल इनकम निकालना चाहते हैं तो नेट टोटल इनकम में से वो सारी इनकम माइनस कर दो, एनटीआई में से वो सारी इनकम माइनस कर दो जो फ्लैट रेट से टैक्स हुई है। दैट इज 2 लाख, 4 लाख,
50,000 5 lakhs, ये वाली इनकम माइनस कर दो। तो भाई अगर तुम टोटल इनकम से फ्लैट रेट वाली इनकम माइनस कर दोगे तो बची हुई इनकम कौन सी आएगी? नॉर्मल, जिसके ऊपर क्या लगता है? स्लैब रेट। क्या लगता है? स्लैब रेट। अरे भाई एक मिनट, आराम से सोचो, आराम से, जल्दबाजी है। मैंने कहा कि ये फ्लैट रेट वाली थी, इनको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, इनको अलग कर दिया। अब जो इनकम बची है उस पर क्या लगेगा? स्लैब रेट। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहले इन सब का टोटल, अरे बड़ा सिंपल है, एनटीआई है ना, इसमें फ्लैट और मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल इनकम दोनों शामिल है ना इसमें, हम इसमें से एबनॉर्मल को हटा देते हैं तो बची हुई क्या है? नॉर्मल। उस पर क्या लगेगा? स्लैब रेट। तो हम एनटीआई में से क्या क्या माइनस कर देते हैं? हम एलटीसीजी सेक्शन 112 को माइनस कर देते हैं। हम माइनस करेंगे एलटीसीजी ट्रिपल वन ये सेक्शन 112A को माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, ये माइनस कर देंगे, और कैजुअल इनकम माइनस करेंगे 115BB वाला। अगर मैंने मेरी एनटीआई से ये 4 फ्लैट रेट वाली इनकम को माइनस कर दिया तो जो इनकम आएगी वो स्लैब रेट से टैक्स होगी। इधर आओ, अबे इधर आओ, हंसो मत, ठीक है। चलो बताओ एनटीआई। सर आज तो लग रहा है कि यहाँ टैक्स क्या होती है। बातें थोड़ी कम बनाओ और इधर ध्यान दो। 19,90,000 में से एलटीसी 112 माइनस करो, बताओ कितना आएगा? 2 लाख माइनस कर दिया, फिर 4 लाख माइनस करो, फिर 50,000 माइनस करो, फिर 5 लाख माइनस करो। सर सीधा बोलो ना कि ये सब का माइनस कर दो, और मैं टेढ़े से क्या बोल रहा हूँ? आओ ध्यान दो। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 और 4 कितने होते हैं? 11। 11 और 50 कितने होते हैं? 11,50,000। यानी 19,90,000 में से 19,90,000 में से हम माइनस कर देते हैं 6 4 10 11 11,50,000, तो ये आ गया 8,40,000। यानी हमारी नॉर्मल इनकम आई है 8,40,000। बताइए कितनी आई है? 8,40,000 रुपये। चलिए, तो 8,40,000 पे अब हम लगाएंगे स्लैब रेट। सर कौन सा लगाएं, ओल्ड या न्यू? देखो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यू लगाओ। क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन तो न्यू के लिए बोल रहा है, बट हम लोग पता ही क्या, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सोचकर चलेंगे, बिकॉज हम लोग अकाउंटेंट नहीं है। आप अपने आप को अभी से सीए मान लो, आप कंसल्टेंसी दोगे, लोगों का टैक्स बचाओगे, तो आपको बहुत खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहूंगा। मैं एक काम करता हूँ, 8,40,000 पे न्यू से भी टैक्स निकालूंगा और ओल्ड से भी। जिसका भी टैक्स कम बनेगा मैं क्लाइंट को वही सजेस्ट करूंगा कि वो वही टैक्स रेजिम फॉलो करे। आई बात समझे? तो दोनों से निकालें एक बार। सर दोनों से क्या निकालें? आप एक काम करो ना, न्यू से निकालो ना। चलो अभी एक बार न्यू से निकालते हैं, टेंशन मत लो, इधर ध्यान दो। 8,40,000 पे न्यू से टैक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार डाल के लिखूंगा न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115BAC, ठीक है, इसके थ्रू। तो इसके थ्रू अगर हम निकालते हैं तो इसमें क्या था बताओ, कि पहले फर्स्ट 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, इसके बाद 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है, जो कि डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए? डिफरेंस आ रहा है सर 3 लाख का। इसके ऊपर क्या रेट था? 5%, यानी कि 15,000 रुपये। कितना बताइए सर? 15,000 रुपये। इसके बाद 6 लाख से लेकर 9 लाख, लेकिन मैं 9 लाख नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरी इनकम ही कितनी है? 8,40। तो मैं लिखूंगा 6 लाख से लेकर 8,40,000 तक। अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका आएगा 2,40,000। इस पर जो इनकम निकलेगी 2,40,000 पे, वो लगेगी 10%, जो कि आएगी आपकी 24,000। कितनी आएगी? 24,000। बस खत्म, क्योंकि इनकम ही 8,40 थी ना। तो पहले 3 लाख माफ हो गए, फिर 3 लाख से 6 लाख पर क्या लगा? 5%, और 6 से क्या कितना होता था? 9, लेकिन मेरी इनकम तो 9 से कम है तो 8,40 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2,40। 2,40 के ऊपर क्या रेट है? 10%। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरा टैक्स आया 39,000 रुपीज़। कितना आया? 39,000 रुपीज़। तो सर एक काम करो, जब इतना छोटा था तो ओल्ड से भी निकाल लो ताकि हम टैक्स सेविंग कर पाए। दोस्तों यही तो मैं आपको सिखा रहा था
क्योंकि हमें टैक्स कंसल्टेंट बनना है, हमें हर एंगल से सोचना है, क्लाइंट का फायदा करवाना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट का फायदा, समझ आई बात। उतनी मोटी फीस चार्ज करूंगा मैं क्लाइंट से। आइए अब जरा हम ओल्ड टैक्स रिजिम से भी निकाल के देखते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम, अच्छा ओल्ड टैक्स रिजिम अगर हम फॉलो करते हैं तो आप मुझे सजेस्ट करोगे कि स्लैब 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा। सर जब एज नहीं गिवन होती है तो इन जनरल हम स्लैब नंबर 1 से ही टैक्स निकालते हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, स्लैब नंबर 1 से ही टैक्स निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लैब 1, बिल्कुल सही कहा, स्लैब 1 से निकालेंगे। तो स्लैब 1 में दे रखा है कि पहले फर्स्ट 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख के ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं है, निल। इसके बाद 2.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक, जो कि डिफरेंस कितना आ रहा है 2.5 लाख, इस 2.5 लाख के ऊपर क्या रेट है आपका सर 5% है, कितना आएगा सर 12,500। इसके बाद 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख, लेकिन मैं 10 नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरी इनकम 10 से भी क्या है कम है, मैं लिखूंगा 5 लाख से लेकर 8,40,000 तक, 5 लाख से लेकर 8,40,000, कितना बनेगा ये बनेगा 3,40,000। डिफरेंस कितना बनेगा 3,40,000। इस पर रेट कितना लगेगा 20%। तो 3,40,000 का 20% आप निकालेंगे, ये आएगा 68,000। कितना आएगा 68,000। तो आपका जो टैक्स बना दैट इज 90,000, 90 भी नहीं, 6 और 1 7 और 1 8, 80,500। अब आप मुझे एक बात बताइए, वैसे हाँ बिल्कुल सही किया, ठीक है। आप मुझे बताइए अगर क्लाइंट आपके पास आता है और उसको अपना टैक्स प्लानिंग या कह लो टैक्स सेविंग करवानी है, आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? आप प्लीज़ बताइए मुझे, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करो या ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करो? सर हम उसको सजेस्ट करेंगे जिससे भी टैक्स कम बन रहा हो। भैया उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका तो टैक्स ही कितना बना है 2,55,000। यहाँ पर मैं दोनों की कैलकुलेशन करूंगा, जिससे कम आ रहा होगा मैं क्लाइंट को वही सजेस्ट करूंगा। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा न्यू टैक्स रिजिम से टैक्स कम बन रहा है, न्यू टैक्स रिजिम से मेरा टैक्स कम बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल पार्ट ए। ये ए पार्ट का टोटल है, ये बी पार्ट का टोटल आ गया। मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि इसमें टैक्स मेरा ज्यादा बन रहा है। तो अब मैं क्या निकालूंगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, क्या निकालूंगा टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी। सर ए प्लस बी क्यों? क्योंकि ए में है हमारी स्लैब रेट वाली इनकम, बी में हमारी फ्लैट रेट वाली इनकम, दोनों को प्लस कर देंगे तो 39,000 प्लस 2,55,000। सर ये क्या कर रहे हो, दोनों को ऐड क्यों? अरे भाई स्लैब रेट वाली और फ्लैट रेट वाली दोनों को प्लस करके ही तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी ना। हाँ सर आप समझ गए, ये आएगी आपकी 2,94,000। कितनी आई बताइए 2,94,000 रुपीज आई। सर यही फाइनल है? नहीं दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन सेस भूला मत करो, हेल्थ एजुकेशन सेस भूलना नहीं है। कितना परसेंट है 4%, ठीक है सर। इसमें आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एजुकेशन सेस @ 4%, तो 2,94,000 का 4%, दिस इज 11,760। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आपकी लायबिलिटी है 3,05,760 रुपए, ठीक है। दिस इज माई टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स पेबल। इतना टैक्स मुझे भारत सरकार को पे करना है, ठीक है। अब जब हम पे करेंगे तो हमको क्या भरनी पड़ेगी? सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, ITR इनकम टैक्स रिटर्न। और इनकम टैक्स रिटर्न में आज ही याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो, इनकम टैक्स रिटर्न में कितने फॉर्म होते हैं? सर 7 फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं? 7 फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना प्लीज। मेरा क्लाइंट मेरे पास आएगा और वो कहेगा सर मैं तो ना PGBP करता हूँ, काम धंधा करता हूँ, क्या मैं फ्यूचर में, या रुको एक मिनट, अगर मैं काम धंधा करता हूँ तो सर, अब क्योंकि क्लाइंट पहली बार आया मेरे पास, नया नया बिजनेस है और उसकी इनकम ऐसे ऐसे हो रही है, वो पूछे कि CA सर आप मुझे एक बात बताइए कि मैं न्यू फॉलो करूँ या ओल्ड फॉलो करूँ? प्लीज़ 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 कंसल्टेंसी लेवल सुनो ध्यान से। क्लाइंट मुझे आके बोल रहा है सर न्यू फॉलो करूँ या ओल्ड फॉलो करूँ? मैं क्लाइंट को बोलूँगा देखो भाई ऐसा है कि अभी जो तुम्हारी इनकम है उस हिसाब से तो तुमको न्यू ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसके एक डीमेरिट है। क्या डीमेरिट है? कि अगर तुमने एक बार न्यू टैक्स रिजिम, मतलब न्यू टैक्स रिजिम तो तुम्हारा चलेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट आता है। अगर किसी साल चाहा कि मैं ओल्ड टैक्स रिजिम ले लूँ तो तुम ले तो सकते हो,
तुम ले तो सकते हो, लेकिन उसके बाद भविष्य में कभी आप न्यू टैक्स रेजिम पे नहीं आ पाओगे। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। यही चीजें तो तुम्हें पढ़ानी है ढंग की। मुझे ये तो टैक्स निकालना तो भैया एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी कर लेगा। तुमको तो कंसल्टेंसी देनी है भाई, तुमको इसके एक स्टेप आगे 10 स्टेप आगे चलना है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्लाइंट को बोलूंगा, क्लाइंट देखा जाए तो तुम्हारा टैक्स न्यू टैक्स रिजिम से अभी तो फिलहाल कम आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, अभी तो तुम न्यू देते रहो देते रहो देते रहो, बट भविष्य में अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आए ना कि तुम न्यू से ओल्ड पे स्विच होना चाहते हो, तो तुम हो तो सकते हो, लेकिन वापस किसी साल आप ओल्ड से फिर न्यू पर नहीं आ पाओगे। फिर आपको थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेस आपको ओल्ड ही फॉलो करना है, क्योंकि आप धंधे वाले हो, पीजीबीपी वाले हो। आपको याद होगा मैंने जब आपको पढ़ाया था स्लैब रेट, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की पीजीबीपी की इनकम है और वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम की ओर जाना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने बताया था यस पॉसिबल है, लेकिन जिसका धंधा है वो फ्यूचर में ओल्ड से फिर न्यू पर नहीं आ पाएगा। तो सर एक बात बताइए, अगर मान लो इसका धंधा नहीं होता तो ये ईयर टू ईयर बेसिस पर स्विच कर सकता था। इसका मन करता न्यू से ओल्ड पर आता, इसका मन करता ओल्ड से न्यू पर आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसके, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये सर बिल्कुल हमें समझ आ रही है। तो ये था। अभी मैं क्लाइंट को क्या सजेस्ट करूँ कि वैसे भी तुम्हारे बाय डिफॉल्ट में क्या है, न्यू है, तो तुम न्यू से भर दो, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे ऑप्शन इनेबल है, तो तुम इसी से टैक्स भर दो, क्योंकि तुम्हारा टैक्स रियलिटी में बन भी इसी से कम रहा है। लेकिन भविष्य के लिए याद रखना, भविष्य में अगर तुमने ओल्ड फॉलो कर लिया ना और तुम धंधे वाले हो, पीजीबी वाले हो, तो फिर तुम ओल्ड से न्यू पर नहीं जा पाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, प्लीज कॉपी में इस पॉइंट को नोट कर लो। कल को क्लाइंट जब तुम्हारे बनेंगे तो तुम अच्छा उनको कंसल्ट कर पाओगे, और जितना तुम्हारा कंसल्ट अच्छा होगा उसका उतना टैक्स बचेगा, उतनी तुम्हारी फीस मिलेगी तुम्हें। क्लियर है कोई बात? तो ये हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के लिए 3,05,760। अगर ये मल्टीपल ऑफ जीरो ना होता तो मुझे इसे राउंड ऑफ करना पड़ता, और टोटल टैक्स लायबिलिटी को राउंड ऑफ करते हैं सेक्शन 288B के अंदर। किसमें करते हैं? 288B के अंदर। सेम 288A वाले प्रोविजन 288B में अप्लाई होता है। फर्क इतना है, 288A लगता है एनटीआई के लिए और 288B लगता है टोटल टैक्स लायबिलिटी के लिए। बाकी सारे प्रोविजन बिल्कुल सेम होते हैं। बताओ ये पार्ट आपको समझ आया? क्लियर है ना? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब ये है कि आपको अगर इसके पूरे नोट्स चाहिए तो टेंशन मत लो, नोट्स सारे आपको टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको पहले बताया, प्रो टैक्स अड्डा पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इस टाइप की स्क्रीन पूरी आपके पास आएगी, और आप नोट्स वगैरह इनकम टैक्स के, जीएसटी के, सब कुछ आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी, प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर में अगर आपको कोई कोर्स पसंद आए तो आप वहाँ से भी वो एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। आई होप कि आपको हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।